Hello students, some important questions we are taking for our practice. These questions are equally important in a competitive examination and board examinations also. These questions belong to current electricity. Our first question is, a wire is used in an electric kettle having length L and diameter D. It takes 4 minutes to heat up 0.5 kg water by 40 Kelvin. Now this kettle is replaced by a new one which uses 2 wires of same material having length L each and diameter 2D each. It take how much the arrangement of wires is given in option. अंडरस्टैंड? अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है. क्वेश्चन को अभी तक जो मैंने लिखा है वो समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों. जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये, कि एक इलेक्ट्रिक केटल के अंदर है जो हीटिंग एलिमेंट, एज ए हीटिंग एलिमेंट एक वायर यूज़ में लिया जाता है ना. उसकी लेंथ L है और डायमीटर D है, स्मॉल d है. इट टेक्स 4 minutes टू हीट अप 0.5 kg ऑफ वाटर बाय 40 केल्विन. ये ध्यान रखना कि 0.5 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 40 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए, रेज करने के लिए 4 minutes लेता है. अब इस वाली केटल को आपने रिप्लेस कर दिया एक नई केटल से. न्यू केटल आप जो यूज़ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड. उसके अंदर 2 वायर काम में आ रहे हैं. वो उसी मटेरियल के हैं जिस मटेरियल की फर्स्ट केटल में वायर काम में आ रहे थे, अंडरस्टैंड. वो उसी मटेरियल के हैं. उनकी लेंथ है जो L है, वो 2 वायर जो काम में आ रहे हैं वो L लेंथ के हैं, और उनका डायमीटर लेकिन 2D है बच्चों इस बार, है ना. और अब वो 2 वायर हैं चूँकि, तो अब वो सीरीज़ में भी काम में आ सकते हैं और पैरेलल अरेंजमेंट में भी काम में आ सकते हैं. तो ये ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कि द अरेंजमेंट ऑफ वायर्स इज गिवन इन ऑप्शन, अंडरस्टैंड. अब हमारा क्वेश्चन आगे है, हाउ मच टाइम it will take to heat up the same amount of water
बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू हीट अप बाय 40 केल्विन। अंडरस्टैंड। अब ऑप्शन लिख देता हूँ, मतलब है जो सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया है उसको भी 40 केल्विन से ही आपको है जो हीटअप करना है, लेकिन है जो केटल आपके पास, यानी आपके पास जो केटल इलेक्ट्रिक केटल जो है वो न्यू केटल है जो 2 वायर को यूज़ करती है। ऑप्शन फर्स्ट जो दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट 4 मिनट्स इफ 2 वायर्स are in parallel to each other। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन 2 मिनट्स इफ वायर्स आर इन सीरीज, दोनों वायर अगर सीरीज में उस न्यू केटल में तो 2 मिनट लगता है। थर्ड ऑप्शन है 1 मिनट इफ वायर्स आर इन सीरीज अगेन। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों 0.5 मिनट्स इफ वायर्स आर इन पैरेलल। अंडरस्टैंड। अब इसमें ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, जेईई एडवांस क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो क्वेश्चन एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। एक बार आपने एक केटल यूज़ की है, उसके अंदर एक मेटल वायर काम में आता है जिसकी लेंथ L है, उसका डायमीटर स्मॉल d है। अंडरस्टैंड। एज ए हीटिंग एलिमेंट। अंडरस्टैंड। और वो 0.5 किलोग्राम का वाटर का टेम्परेचर है जो 40 केल्विन से रेस करने के लिए 4 मिनट्स लेता है। अब उस केटल को आपने रिप्लेस कर दिया एक न्यू केटल से जिसके अंदर 2 वायर काम में आते हैं, वो उसी मटेरियल के हैं जिस मटेरियल की है जो पहले वाली केटल के अंदर वायर काम में आ रहे थे हीटिंग एलिमेंट के, एज ए हीटिंग एलिमेंट। अंडरस्टैंड। लेकिन इस बार लेंथ हर वायर की L है, ईच वायर हैज़ लेंथ L एंड डायमीटर इज 2d नाउ, डायमीटर उसका डबल हो गया है। अगेन इट टेक्स अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रेज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाय 40 केल्विन। अंडरस्टैंड। और कब, जबकि वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स में काम में लिए जाए। एक बार सीरीज में काम में लेके देखें आप, एक बार पैरेलल में काम में लेके, और क्या टाइम आता है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, अरेंजमेंट्स भी दिए हुए हैं, इन पैरेलल, इन सीरीज, इन पैरेलल, और ये टाइम दिए हुए हैं इन अरेंजमेंट में ये टाइम। तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू यानी करेक्ट है। अंडरस्टैंड। नाउ फॉर फर्स्ट वायर, बच्चों आपको पता है H हीट रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंड, वो होता है MS डेल्टा T स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, M मास ऑफ मटेरियल एंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। और इस केस के अंदर चूंकि इलेक्ट्रिक केटल को आप है जो वोल्टेज सप्लाई से चलाएंगे तो V²/R इंटू स्मॉल t। अंडरस्टैंड। अब जो सिंस दोनों केसेस में सिंस MS डेल्टा T ये कांस्टेंट है, डेल्टा T एंड V इज द वोल्टेज अप्लाइड, ये कांस्टेंट्स हैं। यानी आप फर्स्ट केटल यूज़ करें जो कि सिंगल वायर हीटिंग एलिमेंट में सिंगल वायर काम में लिया जा रहा है, तो उस केस के अंदर है जो वोल्टेज V है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T 40 केल्विन था, S वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4182 जूल पर केल्विन। अंडरस्टैंड। जूल पर केजी पर केल्विन। और M 0.5 kg दिया हुआ है, तो इम्प्लाइज H जो है T जो है सॉरी, तो दोनों केसेस के अंदर है जो H और V ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बच्चों? क्योंकि H खुद ही कांस्टेंट है, दोनों ही केसेस के अंदर सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड।
है ना, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर 40 केल्विन से राइज करना है, सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंड। तो बच्चों R जो है, T जो है वो प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा बच्चों। इस थीम पे अपन, इस कॉन्सेप्ट पे अपन वर्क करेंगे, क्योंकि H कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। H इसलिए कांस्टेंट है बच्चों क्योंकि M कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कांस्टेंट है, और चेंज इन टेम्परेचर 40 केल्विन है। ये सब कांस्टेंट है। M 0.5 kg है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4186 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, वो भी कांस्टेंट है। तो H कांस्टेंट हो गया। V पहले ही कांस्टेंट है क्योंकि सेम अप्लाइड वोल्टेज, यानी मेन लाइंस के ऊपर है जो आप इसको अप्लाई करना है, तो लेन है जो लाइन वोल्टेज जो है वो V है, इट मे बी 220 वोल्ट ETC, अंडरस्टैंड। तो T इज प्रोपोर्शनल टू R हो गया। इन फर्स्ट केस अंडरस्टैंड, R जो है बच्चों वो रो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, L लेंथ ऑफ द वायर, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है बच्चों A। तो A हो जाएगा बच्चों पाई, और चूंकि डायमीटर D दे रखा है तो D/2 रेडियस हो जाएगी, इसका स्क्वायर पाई R स्क्वायर, R की जगह D/2 आ गया, D इज द डायमीटर। तो बच्चों ये हो गया 4 रो L पाई D स्क्वायर। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ये जो क्या आया बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इन फर्स्ट केटल, अंडरस्टैंड। सेकंड के अंदर है जो, सेकंड केस में जब आप सेकंड केटल ले रहे हो, सेकंड केस वो 2 वायर काम में लेती है, तो दोनों ही वायर की लेंथ L है, मटेरियल सेम है, डायमीटर उसका 2D है। तो इस केस के अंदर है जो R1 इक्वस टू R2, दोनों वायर के जो 2 वायर काम में आ रहे हैं उनके दोनों के रेजिस्टेंस R1 और R2 है रेस्पेक्टिवली। तो R1 इक्वस टू R2 होगा, रो लेंथ L है, पाई डायमीटर चूंकि हर वायर का 2D है, 2 इंटू स्मॉल d, दैट्स वाई रेडियस विल बिकम स्मॉल d, इट विल बी पाई d स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इसको कंपेयर अगर कर लें तो R1 और R2 हो जाएगा R/4 के इक्वल्स टू रो L पाई D स्क्वायर की वैल्यू, रो L पाई D स्क्वायर की वैल्यू R/4 हो जाएगी, तो दैट इज R/4 ईच, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो इन सीरीज में कैलकुलेशन करता हूं, इन सीरीज मतलब सेकंड केस में जब दोनों वायर सीरीज में काम में लिए जाएं, अंडरस्टैंड। तो उस केस के अंदर है जो R इक्वेलेंट इक्वस टू हो जाएगा R1 प्लस R2, दैट इज R/4 प्लस R/4, दैट इज R/2, अंडरस्टैंड। तो इंप्लाइज जो टाइम टेकन है T डैश अपॉन T वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट अपॉन R। T इज प्रोपोर्शनल टू R है बच्चों। तो न्यू केस में लेट टाइम टेकन इज T डैश, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब वो दोनों वायर जब सीरीज में थे वो R/eq है, और डिवाइडेड बाय TR, ये रिलेशन इससे आएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू R1 अपॉन R2, अंडरस्टैंड। इंप्लाइज T डैश इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/2 डिवाइडेड बाय R इंटू T उधर चला जाएगा, दैट इज 4 मिनट्स, ये हो जाएगा बच्चों 2 मिनट्स, अंडरस्टैंड। इसमें जो जब वो सीरीज में होंगे 2 मिनट्स आएगा, है ना। तो 2 मिनट्स व्हेन वायर्स आर इन सीरीज, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इन पैरेलल डिस्कशन कर लेते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन दे आर इन पैरेलल। इन पैरेलल, जब सेकंड केस के अंदर जब न्यू केटल आपने रिप्लेस की थी, फर्स्ट केटल को रिप्लेस करके सेकंड केटल ले ली थी, वो 2 वायर यूज करती है बच्चों। अब अगर दोनों वायर अगर पैरेलल अरेंजमेंट में हो तो व्हाट हैपन्स, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों Req, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल अरेंजमेंट में,
अंडरस्टैंड। तो R1 R2 दैट इज R/4 इंटू R/4, R1 प्लस R2 दैट इज R/4 प्लस R/4 दैट इज R²/16 और इंटू R/4 प्लस R/4 R/2 हो जाएगा दैट इज 2/R। अंडरस्टैंड। इसे ये कैंसिल, ये 8। तो ये R1 R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा बच्चों R/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट, यानी दोनों वायर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और दोनों वायर है जो वो वाटर को हीटअप करेंगे, तो उस कंडीशन में है जो T डैश इक्वस टू हो जाएगा R इक्विवेलेंट अपॉन R इंटू टी। R इक्विवेलेंट दैट इज R/8 अपॉन R इंटू 8 टाइम कब लगता था बच्चों? फर्स्ट केस के अंदर, तो वो T इक्वस टू 4 मिनट्स है। अब ये हो गया 4/8 दैट इज 0.5 मिनट्स। तो बच्चों इस बार है जो 0.5 मिनट है जो टाइम लगेगा, कब? जब वायर्स पैरेलल में हो। तो 0.5 मिनट्स इफ वायर्स आर इन पैरेलल। अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन 2 एंड 4 वो बच्चों हैं जो इस केस में करेक्ट होंगे। अंडरस्टैंड। अब बच्चों जो मैंने सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, ये IIT JEE का क्वेश्चन है बच्चों, JEE एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। और JEE एडवांस का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इट हैज़ इक्वली इंपॉर्टेंस इन नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो। अब बच्चों एक इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 2 protons are separated by distance capital R. What will be speed of each proton? What will be speed of each proton if they are released and reach to infinite distance away from each other, under mutual repulsion, अंडरस्टैंड। 2 प्रोटॉन है बच्चों, वो कैपिटल R सेपरेशन के ऊपर हैं। अब अगर उनको फ्री कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो दे विल स्टार्ट मूविंग अंडर म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स एंड दे विल मूव टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सेपरेशन वेयर द कूलम्ब फोर्स बिकम्स 0। अंडरस्टैंड, दैट इज द सेपरेशन। एक ऐसी डिस्टेंस, ऐसी लार्ज डिस्टेंस को उनके बीच में है जो कूलम्ब फोर्स नेग्लिजिबल हो जाए, दैट इज द इनफाइनाइट सेपरेशन फॉर देम। अंडरस्टैंड। तो we have to find the speed of each proton when they both reach to infinite separation from each other. Understand? Now एक डायग्राम बना लेते हैं। It is first proton and it is second proton. Second proton यहाँ है, first proton यहाँ है, और R is the separation between them. They are kept held fixed. Understand? तो its potential energy, अब ये भी रेस्ट में है बच्चों, इनिशियली रेस्ट, और ये भी है जो बच्चों रेस्ट इनिशियली,
इनिशियली है जो बच्चों ये दोनों ही रेस्ट में हैं, ये दोनों ही है जो बच्चों इनिशियली अंडरस्टैंड। अब इस समय बच्चों है जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल्स टू K इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, अंडरस्टैंड। और Q1 Q2 दैट इज प्लस ई, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी वाली कॉन्सेप्ट के अंदर है जो विद साइन चार्जेस को पुट किया जाता है, तो वो चार्जेस आर ऑफ पॉजिटिव नेचर, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग प्लस ई एंड डिवाइडेड बाय आर, दैट इज K Q1 Q2 बाई आर, तो इट बिकम्स E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज 0 बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट, तो टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू K प्लस U दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/R, इट इज द टोटल एनर्जी, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, क्योंकि इनके मास नेग्लिजिबल मास है, प्रोटॉन का मास mp दैट इज 1.66 into 10⁻27 kg, it is negligible, that's why we are ignoring the gravitational force, understand। so no external force acts on this given system having two charges, ये two charges का जो सिस्टम है उसमें एक्सटर्नल फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल ऑन देम बिकॉज ऑफ स्मॉलर मास, अंडरस्टैंड। तो बच्चों उस केस के अंदर फिर एक ही फोर्स रह जाता है, दैट इज अ कूलम्ब फोर्स, एंड कूलम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव, अंडरस्टैंड। तो सिंस कूलम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कूलम्ब फोर्स कंजर्वेटिव है, इंप्लाइज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होल्ड्स in this case, understand। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है बच्चों, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज कंप्लीटली कंजर्वेटिव इन नेचर और कंजर्वेटिव इन नेचर, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, अंडरस्टैंड। तो हम ये मान लें जो दोनों के बीच में केवल है जो एक ही फोर्स है, कूलम्ब फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड। तो फिर ये जो बच्चों हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में फोर्स एक ही रह जाएगा कूलम्ब फोर्स, और उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो होगा। फिर म्यूचुअल रिपल्शन के अंडर में जब बच्चों हैं जो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और लेट है जो वो यहाँ आ जाएंगे, प्लस ई और प्लस ई, अंडरस्टैंड। और ये सेपरेशन है जो बच्चों है जो स्मॉल आर इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाएगा, और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है जो नेग्लिजिबल हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन के अंदर है जो मैकेनिकल एनर्जी टोटल बन रही है इस स्मॉल आर कैपिटल आर सेपरेशन पे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/R, और टोटल एनर्जी, और इनफाइनाइट के ऊपर है जो चूंकि उनके बीच में K इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी वो हो जाएगी E², और R की जगह जो मैं रखूँगा बच्चों इनफाइनाइट सेपरेशन, तो ये दैट इज़ 0, तो ये वाली टर्म तो होने जा रही है बच्चों 0। और काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट वाले प्रोटॉन की है हाफ m, है ना, m उसका मास मान लेता हूँ बच्चों, और v1² प्लस हाफ m v2², ये फर्स्ट से लेफ्ट वाले प्रोटॉन की, और ये राइट वाले प्रोटॉन की है जो काइनेटिक एनर्जी लेट ये बनती है बच्चों। लेफ्ट वाले प्रोटॉन जो इस साइड में गया है और जो राइट साइड में गया उसकी स्पीड है जो v2 है, इसकी स्पीड v1 है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ये बन जाएगी, अंडरस्टैंड। ये वाली टर्म हो गई 0। अब बच्चों है जो हम इसको है जो एक बार और ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये टर्म 0 हो गई बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²R दैट इज हाफ m
v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ये टर्म रहेगी, ये इक्वेशन रहेगी बच्चों। अंडरस्टैंड। अब बच्चों एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी यहाँ अप्लाई करेंगे हम, बिकॉज इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, सिंस एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो। एफ एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स था बच्चों, अंडरस्टैंड, ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया है बच्चों। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, उसको भी नेग्लेक्ट किया है, और अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको भी हमने नेग्लेक्ट किया। अब फोर्स रह गया केवल कूलम्ब फोर्स, दैट इज कंजर्वेटिव। अंडरस्टैंड। तो एफ एक्सटर्नल जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स थे इन फोर्सेस कूलम्ब फोर्स के एडिशन में, उसको आपने नेग्लेक्ट कर लिया, तो इट इम्प्लाइज इट इज जीरो। तो इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन of linear momentum is followed। अंडरस्टैंड। अब बच्चों इनिशियली उसका लीनियर मोमेंटम था सिस्टम का P1, या एक बार लिख देता हूं मैं P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P1 डैश प्लस P2 डैश। अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम इनिशियली है जो वो दोनों रेस्ट में थे, तो इट मीन्स है जो लीनियर मोमेंटम वॉज फर्स्ट पार्टिकल का भी जीरो, सेकेंड पार्टिकल का भी जीरो। ये है जो ध्यान रखना कि जब वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे फर्स्ट पार्टिकल पहुंच जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल मैं इसको मान रहा हूँ फर्स्ट और इट इज़ द सेकेंड। तो फर्स्ट पार्टिकल जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंच जाएगा तो लेट उसकी स्पीड है, उसका लीनियर मोमेंटम है P1 डैश और सेकेंड का हो जाएगा P2 डैश। अब बच्चों इट इम्प्लाइज P1 डैश इक्वल्स टू माइनस P2 डैश, यानी दोनों के लीनियर मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होंगे। अंडरस्टैंड। लीनियर मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होंगे। तो लीनियर मोमेंटम में चूंकि मास भी आता है बच्चों, अंडरस्टैंड, तो m वेक्टर v1 ये फर्स्ट का लीनियर मोमेंटम और माइनस m वेक्टर v2 ये सेकेंड का लीनियर मोमेंटम। अब m से m कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज वेक्टर v1 इक्वल्स टू माइनस वेक्टर v2 इम्प्लाइज वेलोसिटी इनफाइनाइट पे पहुंचने पर फर्स्ट पार्टिकल जो कि लेफ्ट में जा रहा है उसकी इनफाइनाइट सेपरेशन पे होने पर उसकी स्पीड हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वेक्टर v1 और इसकी हो जाएगी माइनस वेक्टर v2, यानी बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इम्प्लाइज देयर स्पीड्स आर सेम, दैट इज v1 इक्वल्स टू v2। ये स्पीड है ये, और ये क्या है बच्चों, स्पीड्स। ये किस पार्टिकल की है, लेफ्ट वाले पार्टिकल की, प्रोटॉन की, और ये राइट वाले प्रोटॉन की। अंडरस्टैंड। तो इसको आप है जो v मान लो, लेट v। अंडरस्टैंड। फिर अब आप इसके ऊपर आ जाइए इस इक्वेशंस पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर और हाफ m v1 और v2 को हम रिप्लेस कर देंगे v से, दोनों की स्पीड सेम है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों m v स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, v1 और v2 को v से रिप्लेस कर रहे हैं तो दोनों मिलके है जो mv स्क्वायर हो जाएगा। तो इम्प्लाइज है जो v इक्वस टू हो जाएगा रूट ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। इट इज स्पीड ऑफ ईच प्रोटॉन इक्वस टू v1 इक्वस टू v2। अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन है जो इस टाइप से सॉल्व होगा बच्चों। इसके अंदर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो यूज में आ रहे हैं। ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. Two cells of equal EMF. Two cells of equal EMF equals to epsilon and internal resistance R1 एंड R2 विद R2 लेस देन R1। R2 जो बच्चों हैं वो लेस देन R1 है।
आर जॉइंड इन सीरीज, आर जॉइंड इन सीरीज, सीरीज के अंदर ज्वाइन किए गए हैं। दो सेल हैं जिनके ईएमएफ सेम है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, R1 एंड R2, R2 इज लेस देन R1 है, उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया गया है। नाउ दे आर, नाउ दिस कॉम्बिनेशन, now this combination is attached to an external resistance, attached to an external resistance capital R. Now this combination is, and the potential difference so एंड की जगह मैं सो कर देता हूं, so the potential difference across first cell becomes zero, यानी उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है बच्चों वो जीरो हो जाता है। कब जीरो हो जाता है? जब इस कॉम्बिनेशन को आप है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से अटैच करते हैं, है ना, जीरो। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, अंडरस्टैंड। एक बार फिगर बना देता हूं बच्चों में। लेट इट बी द फर्स्ट सेल एप्सिलॉन और स्मॉल r1 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेल, अंडरस्टैंड। नाउ इट इज द सेकंड सेल एंड स्मॉल r2 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस और एप्सिलॉन ईएमएफ दोनों के सेम है, और इस अरेंजमेंट को आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया है, अंडरस्टैंड। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ए, इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं बी, इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं पॉइंट सी। अब बच्चों प्रीवियस वीडियो से चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आई इज गिवन बाय एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, दैट इज एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कैपिटल आर प्लस R1 प्लस R2, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन आर, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, दैट इज 2 एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the potential difference across first cell becomes zero। अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चों, या टर्मिनल वोल्टेज हो गया VA माइनस VB, है ना, वो हो जाता है ज़ीरो, और वो लिखा जाएगा एप्सिलॉन माइनस आई इंटू R1। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज, VA माइनस VB इज द टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, टर्मिनल वोल्टेज, और वो जीरो हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो हमको पता है ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई इंटू R, स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड। और VA माइनस एन जीरो, ये बच्चों गिवन है, बिकम्स जीरो, ये दिया हुआ है, बिकम्स जीरो। तो इससे बच्चों आप I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, I इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R1, इट इज इक्वेशन 2। अब बच्चों I की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो फ्रॉम 1 and 2, अंडरस्टैंड। तो फ्रॉम 1 and 2 एप्सिलॉन अपॉन R1 इक्वल्स टू ट्वाइस एप्सिलॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर R इक्वल्स टू आ जाएगा R1 माइनस R2, है ना। ये एक इजी क्वेश्चन था,
लेकिन ये जो ये नीट जेई मेंस वगैरह के लेवल का जो क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड।